हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बलरामपुर दौरे पर पीएम मोदी, किसानों को पीएम निधि सौगात। सरयू नहर परियोजना का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम योगी भी रहे मौजूद। 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। प्रणब मुखर्जी को किया याद। लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में लिया हिस्सा। जाट और किसानों के गढ़ पर बीजेपी की नजर। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का चुनावी उत्तर प्रदेश दौरा। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। यूपी को मिलेगा एक और एयरपोर्ट। अयोध्या में होगा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास। राज्य सरकार ने की तैयारियां। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की बैठक। 403 जिला अध्यक्षों के साथ अखिलेश यादव ने की बैठक। पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। 9800 करोड़ रुपए की लागत से बनी सरयू नहर योजना से 9 जिलों के 29 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बता दें कि परियोजना लगभग 50 सालों से अधूरी थी, जिस पर पूर्व की सरकारों ने उदासीन रवैया अपनाया हुआ था। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां शनिवार को हरिद्वार गंगा में विसर्जित की गई। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत अन्य सैन्य अधिकारियों का 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। शनिवार को वीआईपी घाट पर स्वर्गीय बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां विसर्जित की गई। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई है। वीआईपी घाट पर सेना का बैंड और टुकड़ियां भी मौजूद रहे। अस्थि विसर्जन के दौरान सेना ने वीआईपी घाट को कवर किया हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजभवन में शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को याद किया और उनकी फोटो पर पुष्प चढ़ाए और श्रद्धांजलि भी दी। बता दें कि राष्ट्रपति 2 दिनों के दौरे पर उत्तराखंड पर है। वो यहाँ पर आईएमए की परेड में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को भारतीय सैन्य अकेडमी में आयोजित लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में हिस्सा लिया। योगी सरकार छात्रों को निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन देने की पूरी तैयारी कर रही है। सरकार की तरफ से टैबलेट और स्मार्टफोन आईटी, मेडिकल के अलावा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों को भी स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। बता दें कि छात्रों को मिलने वाले टैबलेट और स्मार्टफोन योजना का ऐलान सीएम योगी ने 1 साल पहले ही किया था। वहीं अयोध्या में जल्द ही पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास होने वाला है। राज्य सरकार की ओर से इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। सरकार ने इसके लिए भूमि अधिग्रहण भी कर लिया है। बता दें कि अयोध्या में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ ही 5 अन्य एयरपोर्ट का लोकार्पण जल्द ही कराया जाएगा। इस बारे में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने एक बैठक की। इस बैठक में मंत्री के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ हुई बैठक में राज्य के हवाई अड्डों की समीक्षा हुई। इस बैठक में एयरपोर्ट के विकास संबंधित कार्यों पर भी चर्चा हुई। बैठक में अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि अयोध्या में प्रस्तावित एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियां पूरे होनी शुरू हो गई है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत पाने के लिए सभी पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार चुनाव के लिए अपनी रणनीति और पुख्ता करने में जुटी हुई है। शनिवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा अध्यक्षों और जिला महानगर के सभी अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। इसमें 2022 चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर आगे की रूपरेखा तैयार की गई। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गोवा का दौरा किया। गोवा के दौरे पर गई प्रियंका गांधी ने आदिवासी महिलाओं के साथ पारंपरिक नृत्य किया।
अपने दौरे के दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया और मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार पर करारा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने गोवा के विकास में कांग्रेस की सरकारों की ओर से दिए गए अहम योगदान को याद किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनावों के दौरान उन पार्टियों को जवाबदेह ठहराना बहुत जरूरी है जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। देखिए, हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम गोवा के लिए एक ऐसी सरकार दिलवाएं जो गोवा के लोगों के लिए काम किया करे और जो गोवा को वापस गोवा की जनता के हाथों में दे। जिस तरह से भाजपा की सरकार ने यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं उनका शोषण किया है, यहाँ के पर्यावरण को ना देखते हुए अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए सारी सुविधाएं करके जनता के लिए पूरी तरह से सुविधाएं नहीं दी हैं। आपने खुद सुना कि यहाँ पीने का पानी नहीं आता है, 20 मिनट आता है एक दिन में। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सरकार आज जो मौजूदा सरकार है वो जनता के लिए नहीं काम करती। उत्तर प्रदेश के बलिया के बासडी विधानसभा में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने आए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने राम मंदिर और धारा 370 पर कहा कि जब राम मंदिर पर विपक्ष बयान देते थे तो आंख से आंसू आ जाते थे, जिसके बाद कश्मीर में धारा 370 हटा दिया गया ताकि लोगों को इस समस्या से राहत मिले। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने शिलान्यास भी किया। छाती को ठोक कर और डंके की चोट पर हमने श्री राम लला के मंदिर के निर्माण का काम भी हमारे कार्यकाल में शुरू हो गया। ये कहते थे अगर धारा 370 हटा दी तो ये पाकिस्तान में कश्मीर चला जाएगा। मोदी जी ने कहा मैंने तो वादा किया है, अमित शाह जी तैयार हो जाओ। अमित शाह जी ने लोकसभा में प्रस्ताव रखा, 70 साल की समस्या 70 मिनट में 1, 2, 3 धारा 370 फ्री, और धारा 370 फ्री हो गई और कश्मीर में परिंदा ने पर नहीं मारा। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद शुक्रवार को वृंदावन के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया। मंत्री जितिन प्रसाद ने वृंदावन के आश्रम में आयोजित संवाद कार्यक्रम में भी शिरकत की। यूपी कैबिनेट के कई मंत्री इन दिनों मथुरा और वृंदावन का दौरा कर चुके हैं। यूपी सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को शुरू कर रही है, जिसमें राम सर्किट और कृष्ण सर्किट शामिल है। जैसे महानुभावों के साथ चर्चा, विचार विमर्श और मार्गदर्शन प्राप्त करने का भी विश्व अवसर है। अंदर बातें तो बहुत हुई और कुछ चर्चा भी हुई। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शनिवार को प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अयोध्या के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि जिला संचालन समिति और विधानसभा संचालन समिति के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ एक होटल के सभागार में बैठक की गई। इस बैठक की जानकारी खुद जिला प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने दी है। बुलंदशहर में इस वक्त एक मछली चर्चा का विषय बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि ऑस्कर प्रजाति की इस मछली की स्किन के ऊपर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है। बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि मछली हिंदू व्यापारी के यहाँ एक्वेरियम में पल रही है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 10 सालों से हिंदू व्यापारी मछली पालता आ रहा है, जबकि 3 साल पहले व्यापारी ऑस्कर प्रजाति की मछली खरीद कर लाया था। व्यापारी की मछली उस वक्त चर्चा में आई जब हिंदू व्यापारी के यहाँ खरीदारी करने एक मुस्लिम शख्स की नजर इस मछली पर पड़ी। व्यापारी का दावा है कि कुछ लोग इस मछली की कीमत 3 लाख तक लगा चुके हैं। वहीं कुछ व्यापारी इस मछली को बेचने को तैयार नहीं है। वहीं मछली पर अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखे होने की खबर जैसे ही शहर में फैली तो उसके बाद व्यापारी के यहाँ मछली देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। सभी 3-4 तरह की मछलियाँ मेरे पास हैं, लेकिन अभी जल्दी में मुझे पता पड़ा कि एक मछली जो है इस पे एक तरफ अल्लाह लिखा हुआ है और एक तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है। ये एक मुस्लिम थे, उन्होंने बताया थे उर्दू भाषा में इस पे अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है, और उसके बाद निरंतर मेरे पास इसकी डिमांड आ रही है, क्योंकि बताया जाता है कि ये उनके लिए शुभ है। जब उनके लिए शुभ है तो क्यों ना मैं इसे अपने पास ही रखूं, और मैं इसे बेचना नहीं चाहता।
अलीगढ़ में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जिस हादसे में 2 छात्राएं आग में झुलस गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। दरअसल अलीगढ़ में मतदाता जागरूकता मशाल दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें छात्राएं हाथों में आग से जलती हुई मशालें लेकर दौड़ रही थी। उस दौरान आग से जलती मशाल 2 लड़कियों के ऊपर गिर गई और वो आग में झुलस गई। मेरे यहाँ 2 बच्चे आए हैं, जरा सा हाथ पे उन पे बता रहे हैं कि किसी तरह से वो नज़दीक आके झुलसने की स्थिति जैसी लगी है। 2 बच्चे हैं मेरे यहाँ और वो भर्ती हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में है, संतुष्ट हैं यहाँ से। मैनपुरी में बेवर थाना इलाके में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने तोड़कर गिरा दिया। प्रतिमा तोड़े जाने की जानकारी होने पर दलित बस्ती के लोग आक्रोशित हो उठे। मूर्ति टूटने की जानकारी लगते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। अरे जय भीम साहब, ये काम जिस किसी ने भी किया है बहुत ही घिनौनी हरकत है और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि तत्काल अपराधी चाहे कोई भी हो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम लोग पूरी जिला कमेटी के लोग इस मामले को लेकर अभी डीएम और कप्तान साहब से भी मिले हैं। जनपद मैनपुरी में इतना घिनौना, इससे बड़ी घटना कभी नहीं हुई है जो आज बाबा साहब का सर पूरा धड़ से अलग कर दिया है। मुरादाबाद के जयंतीपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग पार्टी में अवैध तमंचा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने तमंचा लहराने वाले युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक पार्टी में कुछ लोग बैठ के और तमंचे को हवा में ऐसे लहरा रहे थे। ये हमारे संज्ञान में जैसे ही आया, इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें दीपक पुत्र मोहनलाल निवासी दस्तराय थाना कटघर, इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और इसमें मुकदमे में एक वांछित भी है और उस पर जांच की जा रही है और उसकी कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में दूल्हे को अपनी शादी में शराब पीना महंगा पड़ गया। वरमाला के दौरान दूल्हे को शराब के नशे में देखकर दुल्हन ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन के शादी से इनकार करने के बाद दोनों पक्षों के बीच झगड़ा होना शुरू हो गया। बगैर दुल्हन शादी के मंडप से बेरंग लौटे दूल्हे ने दुल्हन पक्ष के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दुल्हन पक्ष ने दूल्हे पक्ष के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए 6,10,000 रुपयों का समझौता करवाया। बारात अच्छी, कल 9 तारीख को मेरी शादी थी। बारात अच्छी खासी आई। लड़के ने ड्रिंक की थी बहुत ज़्यादा। स्टेज पे आते ही उसने धूमधाम हंगामा करना शुरू कर दिया और गाड़ी की डिमांड रख दी कि मुझे 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, अगर नहीं मिली तो मैं तुझे घर पे जाके देखूंगा और जान से मार दूंगा। इसी बीच में हाथापाई हुई और मेरे को मारना शुरू कर दिया। पहले कोई डिमांड नहीं थी और एंड टाइम पे सारी डिमांडें निकल के आई कि हमें ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। अब एंड टाइम पे मेरे पापा कहाँ से ला के देंगे 4 पहिए की गाड़ी। इनका खुद का एस्टिमेट जो है कि उन्होंने बोला कि 1 लाख की गाड़ी हम दे देंगे। तो मैंने कहा कि आप 1 लाख की दे रहे हो तो मैं उसमें थोड़ा पैसा ऐड करके मैं अच्छी गाड़ी ले रहा हूँ। आपका एस्टिमेट तो 1 लाख का ही है। ऐसा कोई शो नहीं करा कि आप नहीं ज़्यादा दो या वैसा कुछ दो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मारपीट का कुछ नहीं है, ऐसा मारपीट कुछ नहीं है। मारपीट का तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि अकेला मैं कोई ना हूँ लड़की के सामने बैठा हुआ। वहाँ तो मैन स्टेज है, पूरा स्टेज है, तो ऐसा कहाँ हो सकता है कि मारपीट। ऐसा सूचना प्राप्त हुई थी कि बारात को बंधक बनाया गया है, लेकिन वहाँ बारातियों से भी बात हुई है, जो उनके पक्ष के लोग हैं, दोनों पक्षों की, उनसे भी बात हुई है। इन लोगों के बीच कुछ समझौता हुआ है, जो इन लोगों के आपसी लेन देन के प्रकरण थे। उसमें इनके पिताजी गए हुए हैं पैसे वैसे लाने के लिए, कुछ इस तरह की बात है। साथ ही इसमें जो है बारात जो आई है वो एक ही बस आई हुई है और वो बस इन लोगों का ये है कि पैसा आ जाएगा, हम यहीं हैं और उसके बाद ही जाएंगे। उत्तराखंड प्रदेश में नजूल भूमि पर कब्जा करने वाले हजारों परिवारों को सरकार कानूनी रूप से मालिकाना हक देने जा रही है। शुक्रवार को इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने विधानसभा के पटल पर विधेयक पेश किया, जिसके बाद शनिवार को चर्चा के बाद विधेयक पारित हो गया। पूरे प्रदेश में नजूल भूमि पर हजारों की संख्या में लोग काबिज है। रुद्रपुर के बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल के मुताबिक अकेले रुद्रपुर में 22,000 परिवार नजूल भूमि पर काबिज है, जिन्हें फायदा मिलेगा।
वहीं संसदीय कार्य मंत्री के मुताबिक शनिवार को विधेयक पारित होने के बाद अधिनियम बनने से नैनीताल के हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार में नजुल भूमि पर काबिज लोगों को अपनी भूमि को नियम अनुसार फ्री होल्ड करने का मौका मिलेगा। वहीं प्रदेश के करीब 50,000 परिवार ऐसे हैं जो इसका लाभ उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनसंपर्क अधिकारी का एसपी और एआरटीओ को 3 वाहनों का चालान निरस्त करने से संबंधित एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जारी किए गए इस पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री ने इसके मौखिक आदेश दिए हैं। खड़िया लदे इन वाहनों का 29 नवंबर को बागेश्वर पुलिस ने चालान काटा था। 3 वाहनों में से 2 वाहन बीजेपी नेता के बताए जा रहे हैं। इस मामले में सीएम कार्यालय में तैनात सीएम के पीआरओ नंदन बिष्ट को बर्खास्त कर दिया गया है। उधर विपक्षी पार्टियों ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सीएम के जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट के 8 दिसंबर को बागेश्वर के एसपी और एआरटीओ को लिखे गए पत्र में 3 वाहनों के नंबर देते हुए इनका चालान निरस्त करने को कहा गया है। इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री ने इसके लिए मौखिक आदेश दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम गुरुवार को मेरठ में जनरल शाहनवाज खान की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कार्यकर्ताओं को यूपी चुनाव में अकेले दम पर लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने बीजेपी ही नहीं, पूर्व में साथ गठबंधन का हिस्सा रही सपा और बसपा पर भी निशाना साधा और समाज को बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। मैनपुरी में दलित युवक की हत्या मामले में बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश सचिव सुनील चौहान को पुलिस ने जेल भेज दिया है, जिसके बाद बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने गिरफ्तारी का विरोध किया है। बीजेपी नेता सुनील चौहान की गिरफ्तारी को स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक सभा कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और बड़े आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी की केयर ग्रुप सोसाइटी में पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल ये गिरोह सोसाइटी में अवैध रूप से इंटरनेट कनेक्शन दे रहा था। इस बात की जानकारी जियो कंपनी के अधिकारियों को लगी, जिसके बाद लोगों ने थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया। बता दें कि ये लोग जियो कंपनी का कर्मचारी इंटरनेट वायर को काटकर अवैध रूप से क्षेत्र में इंटरनेट की सप्लाई कर रहे थे। इसमें मुकदमा था 379/420 का 858 क्राइम नंबर था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा फाइबर केबल में सेंध लगा करके और इंटरनेट कनेक्शन का प्रयोग किया जा रहा है और अन्य लोगों को भी वो इंटरनेट कनेक्शन बांटे जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय, एसपीआरए महोदय के अंतर्गत एसओजी देहात और ट्रोनिका थाना की पुलिस इसमें काफ़ी गंभीरता से अन्वेषण के कार्य में लगी हुई थी। इसी दौरान इन्हें सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो कि इस तरह का कार्य कर रहा है। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील पर बुधवार को दूसरे दिन संयुक्त मोर्चा ने तहसील पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उपजिलाधिकारी कार्यालय के पास जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद अधिवक्ता संघ भी एसडीएम मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कर्मचारियों के पास पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच विवाद खड़ा हो गया। वही कर्मचारी संघ ने ताला लगवा दिया। बाद में दोनों पक्ष अलग अलग बैठक का उन्होंने आयोजन किया और अगली रणनीति बनाने में जुट गए। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने अहम फैसला लिया है। उत्तराखंड में अब दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगानी होगी। राज्य सरकार ने इस बात का ऐलान किया है और इतना ही नहीं, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज के साथ ही RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना भी जरूरी है। ये फैसला कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लिया गया है। बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर अब तक 32 हो चुके हैं। ऐसे में तमाम राज्य सरकारें इसको लेकर तैयारियां कर रही है और सावधानी के तौर पर फैसले ले रही है। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई भी केस सामने नहीं आया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने के बाद से ही पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा
कायम है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ने चिंता बढ़ाकर रख दी है। हालांकि राहत की बात यहाँ पर यह है कि अभी तक यूपी में ओमिक्रॉन के केस नहीं मिले हैं। यूपी में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने जमकर तबाही मचाई थी। अब फिर से ओमिक्रॉन के खतरे के बीच डेल्टा वेरिएंट के मामले उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में बढ़ने लगे हैं। पिछले 10 से 12 दिनों की अगर बात की जाए तो लखनऊ में 22 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इन सभी पॉजिटिव लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान साल 2020 में लखनऊ में 2,38,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए थे। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2,651 लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई थी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।